क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और आप वीडियोस के लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ 30 कितने आ रहे हैं, यानी कि 30 आउट ऑफ 30 आपके कितने स्कोर बन रहे हैं। तो हम सीटेट जो 2026 में फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसको लेके इस क्लासेस में, इस सीरीज में सीडीपी के 30 आउट ऑफ 30 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। यानी कि हम कोशिश करेंगे कि इन क्लासेस के बाद आपके 30 में से 30 नंबर आ जाए। तो आप वीडियो के लास्ट में मुझे बताइएगा कि आपके 30 आउट ऑफ कितने बनते हैं। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि बाल विकास मुख्यतः किससे संबंधित है। तो बाल विकास मुख्यतः किससे संबंधित है, इसका तो आंसर दिख रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और संज्ञानात्मक एवं सामाजिक परिवर्तन, ये सभी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बच्चे किस अवस्था में होते हैं। तो जो 7 से 11 वर्ष के बच्चे हैं वो पियाजे के अनुसार कौन से अवस्था में होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मूर्त संक्रमणात्मक अवस्था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूर्त संचलात्मक अवस्था ही इसका राइट आंसर है। वही अगर बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की, थर्ड क्या कहता है कि जेडपीडी किसका सिद्धांत है। तो ये किसका है, आप बताइए, क्या पियाजे का है, कोहलबर्ग का है, वाइगोस्की का है या ब्रूनर का है। तो इसका राइट आंसर है वाइगोस्की महोदय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यानी कि जेडपीडी का जो सिद्धांत है वो वाइगोस्की का है। आप इसे याद रखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाकर देखते हो तो ये क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ा करिए। वहीं अगला क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है। कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है, सीखने से संबंधित है आप बताइए, या फिर भाषा विकास से संबंधित है, या नैतिक विकास से संबंधित है, या फिर संज्ञान से संबंधित है। तो जैसा कि आपको पता है कि कोहलबर्ग जो है वो नैतिक विकास की बात करते हैं, वो हमेशा नैतिक विकास पर बातें करेंगे। तो जब भी कोहलबर्ग आए तो कोहलबर्ग सीखने पे फोकस करते हैं बट उतना नहीं करते, भाषा विकास पे कोहलबर्ग फोकस नहीं करते हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत तो जीन पियाजे का है, वहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नैतिक विकास इसका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं ऑप्शंस। तो आक्रमण व्यवहार किसका उदाहरण है, यानी कि आक्रामक जो व्यवहार है वो किसका उदाहरण होता है, सकारात्मक व्यवहार का, या अवांछनीय व्यवहार का, या तर्क संगत व्यवहार का, या प्रेरणात्मक व्यवहार का। आप मुझे इसका आंसर बताइए कि जो आक्रामक व्यवहार है वो किसका एग्जाम्पल होता है। तो सकारात्मक व्यवहार तो हम कह नहीं सकते आक्रामकता को, या अवांछनीय भी नहीं कह सकते हैं, तर्क संगत भी नहीं कह सकते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेरणात्मक व्यवहार है ये। एक सेकंड, नहीं, मैंने इसका आंसर शायद गलत बता दिया। आप इसका राइट आंसर करोगे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सही बात है, आक्रामक व्यवहार जो है वो वांछनीय कैसे हो सकता है, प्रेरणादायक तो होगा नहीं, क्योंकि प्रेरणा के बाद आप थोड़ी करते हो इस तरह की हरकतें। जस्ट अ मिनट, हम राइट आंसर को टिक करते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए, यानी कि अवांछनीय व्यवहार, आक्रामक यानी किसी पे चिल्लाना, आक्रामक हो जाना, क्रोध हो जाना, या फिर उसके बहुत ज्यादा अलग तरीके से बात करना, बहुत ज्यादा वायलेंट क्रिएट करना, ये सारी की सारी चीजें अवांछनीय व्यवहार, यानी कि आप एक्सपेक्टेशन थोड़ी रखते हो कि सामने वाला आएगा और लड़ाई करना शुरू कर देगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन किसका उद्देश्य है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन यानी कि CCE केवल परिणाम पर जोर देता है, बिल्कुल नहीं। केवल परिणाम पे कैसे जोर देगा, केवल लिखित। देखिए, जब भी आप अगर सीडीपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और जब भी आप में लग जाए केवल, किंतु या फिर किसी एक चीज पर फोकस करने को करें, तो आप हमेशा मल्टीपल डायमेंशन पे जाइए। जो क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल चीजों को कनेक्ट करता हो, हमेशा वो आंसर सही हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है कि बच्चों के समग्र मूल्यांकन पर और बच्चों को अधिक गृह कार्य। आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि आप बच्चों को ज्यादा गृह कार्य नहीं दे सकते हो, आप बच्चों पे बहुत ज्यादा बर्डन क्रिएट नहीं कर सकते हो। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन क्या कहता है
कि बच्चों का समग्र यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, उनका चारों तरफ से उनका विकास हो, सिर्फ किसी एक चीज पर फोकस ना रहे। हम बच्चे का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक हर तरीके का विकास करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास की कौन सी विशेषता सही है। आप मुझे बताइए कि विकास की कौन सी विशेषता सही है। विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, अच्छा ये सही है। केवल शारीरिक विकास, बिल्कुल नहीं, जहां केवल लग गया वो आंसर नहीं सही होता। विकास स्थिर होता है, आप बताइए क्या विकास स्थिर होता है? जी नहीं। विकास जन्म के बाद शुरू होता है, विकास जन्म के बाद शुरू होता है। क्या हमें इससे ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर ए नहीं लग रहा है कि विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है, यानी कि विकास रुकता नहीं है, विकास धीरे धीरे लगातार और होता रहता है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सीखने का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या है। सीखने का सर्वश्रेष्ठ रूप क्या हो सकता है? रट कर, बिल्कुल भी नहीं, रोट लर्निंग हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं। अनुभव से, या हाँ ये आंसर हो सकता है, बी आंसर बिल्कुल हो सकता है, बच्चा अनुभव से सीख सकता है, एक्सपीरियंसेस से सीखता है। दंड देकर, बिल्कुल भी नहीं, हम बच्चे को पीट नहीं सकते हैं। एक टीचर, अगर आप एक अच्छे टीचर हो तो आप बच्चे को पीट नहीं सकते हो, उसको डरा नहीं सकते हो, इन सारी चीजों को आप नहीं कर सकते हो। और हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो रोट लर्निंग को आगे प्रमोट नहीं करती है। क्लियर है? और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि पढ़कर भी नहीं, इससे ज्यादा बेटर लग रहा है हमें अनुभव से, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि अधिगम असमर्थता का उदाहरण कौन सा है। अधिगम असमर्थता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, इसमें से कौन सा एग्जाम्पल उसका सही है? तो ये बताइए, डिसलेक्सिया है या माइग्रेन है या दमा है या सर्दी है? तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी है ना, इसे हम डिसलेक्सिया कहते हैं। और ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन है। तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखिए। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और एक वक्त के लिए आप कह दीजिए कि ये सीटेट का फेवरेट टॉपिक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछना। एक मिनट इसमें तो आंसर दिख गया आपको, कोई बात नहीं। चलिए, आत्म अवधारणा एवं आत्मसम्मान किस विकास से संबंधित है? तो आत्म अवधारणा एवं आत्मसम्मान सामाजिक विकास से संबंधित है, बौद्धिक विकास से संबंधित है, या भावात्मक विकास से संबंधित है, या फिर शारीरिक विकास से संबंधित है? आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि आत्म अवधारणा या फिर आत्म सम्मान, इसका राइट आंसर है भावनात्मक। सम्मान, आत्मा, ये सब के सब हमारे भावनाएं होती है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 11 हमारे स्क्रीन पर है। स्केल फोल्डिंग का संबंध किससे है बताइए? तो ये क्या सीखने की क्षमता से है, सहयोग द्वारा सीखने में सहायता से है, या फिर संवेदी अनुभव से है, या फिर दंड इनाम से है? आप मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्केल फोल्डिंग जो है वो दंड या इनाम की अवधारणा से है। और ये एक सेकंड नहीं, इसका दंड या इनाम कैसे हो सकता है? दंड या इनाम नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग द्वारा सीखने में सहायता, क्योंकि लिखने की क्षमता तो बिल्कुल नहीं है। संवेदी अनुभव, जी नहीं, इसका राइट आंसर है बी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। करेक्ट। ब्रूनर ने सीखने का कौन सा सिद्धांत दिया है? आप मुझे बताइए कि जो ब्रूनर महोदय है वो सीखने का कौन सा सिद्धांत देते हैं? तो ब्रूनर महोदय जो है वो क्या संरचनावाद का सिद्धांत देते हैं? बिल्कुल भी नहीं, ब्रूनर महोदय खोज आधारित सिद्धांत देते हैं। जी हाँ, ये हो सकता है। तो अगला ऑप्शन क्या है? अगला ऑप्शन है कि संज्ञानात्मक संघर्ष क्या है? संज्ञानात्मक संघर्ष, जी नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। नैतिक विकास तो कोहल वर्ग का है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बच्चों के समान आयु समूह में होने के बावजूद विकास में अंतर क्यों होता है? आपने देखा होगा कि अगर 2 से 4 साल के भी जो बच्चे हैं ना, उनमें भी डिफरेंसेस होते हैं।
यानी कि इन बच्चों की एज तो सिमिलर होगी, फिर भी आप अगर देखोगे तो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो क्या ये उनके आनुवंशिकता के कारण होता है, उनके वातावरण के कारण होता है, उनके पोषण के कारण होता है, या फिर ये सारे के सारे ऑप्शन सही हैं? तो ये सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं वो बिल्कुल सही हैं। ये सारी की सारी चीजें किसी भी बच्चे में इंडिविजुअली डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दंड का प्रभाव प्राय होता है सकारात्मक? जी नहीं, दंड हमेशा नकारात्मक प्रक्रिया है। दीर्घकालीन, दंड दीर्घकालीन नहीं हो सकता। प्रेरक कैसे हो सकता है? ये नकारात्मक है और दंड देना गलत है। यानी कि अगर आप बच्चे को दंड नहीं दे सकते हो, आप बच्चे को पीट नहीं सकते हो, डांट नहीं सकते हो, आप बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते हो, ये सारी की सारी चीजें नहीं करना है। एक अच्छा शिक्षक ऐसा नहीं करता है। आप बच्चे को अच्छे से समझाइए ना, उसके साथ वो देखिए कि वो किस वे से सीखना चाहता है, उसे समझा के उसे अपने क्लासमेट्स के साथ बैठा के इंटरेक्ट करा के इन सारी चीजों से सिखाना ज्यादा बेटर होता है कंपैरिजन तो उन्हें दंड देना, मारना, डराना, धमकाना। ये चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको एज अ टीचर। ये चीजें नहीं करनी है, किसी भी कीमत पर नहीं करनी है। अच्छा टीचर वही होता है जो बच्चों के साथ बैठकर एक तरह से आप उनके फ्रेंड बनकर उनको पढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आप 6 to 8 तक के टीचर हैं तो, और जैसे जैसे आपका लेवल भी बढ़ता है तो भी आप बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे टेक्निक होते हैं, बहुत सारी शिक्षण कलाएं होती है जिनके थ्रू हम बच्चों से गेट टुगेदर करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस माइंड सेट से भी एग्जाम में बैठेंगे ना तो आप बहुत सारे क्वेश्चन का राइट आंसर करके आएंगे। और मैंने कल भी बताया था कि आप एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपको कोई भी आंसर बच्चे को सेंटर में रख के ही देना है। क्लियर है? बालक की रुचि किसी से संबंधित है? अपनी पसंद नापसंद से, उसकी मानसिक क्षमताओं से या व्यवहार से। तो जी हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अगला क्या कहता है कि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन है? आप बताइए कि बुद्धि परीक्षण के जनक कौन हो सकता है? तो क्या ये वेकलर्स है या फिर ये स्टेनफोर्ड है? जी नहीं, ये नहीं है, स्टेनफोर्ड भी नहीं है। बीने, साइमन, ये हो सकते हैं बुद्धि परीक्षण। आप बताइए। हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब। स्किनर महोदय भी नहीं होंगे। रचनावादी परीक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? आप बताइए कि रचनावादी परीक्षण में एक शिक्षक की क्या भूमिका होगी? शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सूचना प्रदान करना, या कार्यपालक की, या सह शिक्षार्थी एवं मार्गदर्शक की? बिल्कुल सही जवाब। शिक्षक का कार्य ही होता है सह शिक्षार्थी एवं मार्गदर्शक। टीचर एक गाइडर होता है, एक समझाना। टीचर क्या करता है? टीचर का काम किसी को डराना धमकाना थोड़ी ही है। टीचर आपके साथ फ्रेंडली, आपके पढ़ने में, आपके आगे बढ़ने में, आपको जो चीजें समझ नहीं आ रही उसे समझाने में आपके मार्गदर्शक के रूप में टीचर काम करता है हमेशा, और कठोर नियंत्रण बिल्कुल नहीं। व्यवहारवाद मुख्य रूप से किस पर आधारित होता है? आप मुझे बताइए कि जो व्यवहारवाद है वो मुख्य रूप से किस पर आधारित होगा? दंड एवं पुरस्कार पर? बिल्कुल नहीं। अवचेतना पर, निरीक्षणीय व्यवहार पर, या फिर संज्ञानात्मक विकास पर, संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर? हाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण एवं व्यवहार पर। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना किससे संबंधित है? तो क्या ये थॉर्नडाइक महोदय का है, कोहल वर्ग का है, पॉलो का है, या फिर स्किनर का है? तो ये कोहल वर्ग है, कोहल वर्ग ही है जो कि अंतर्दृष्टि, नैतिकता पर बहुत ज्यादा बल देने वाले कोहल वर्ग ही हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आत्मविश्वास किस विकास का महत्वपूर्ण भाग है? तो ये भावनात्मकता का है, यानी कि शारीरिक आत्मविश्वास शारीरिक विकास का कैसे हो सकता है? हो भी सकता है, बट इसमें अगर एप्रोप्रिएट आंसर देखें हम तो भावनात्मक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? विकलांग बच्चों को अलग विद्यालय में पढ़ाना? बिल्कुल नहीं। हम किसी भी बच्चे के साथ अलगाव की स्थिति नहीं आने दे सकते हैं। सभी बच्चे को समान व्यवहार करना? हाँ, ये आंसर सही हो सकता है। केवल मेरिट आधारित? जी नहीं, ये भी गलत है। केवल सामान्य बच्चों का विकास? बिल्कुल नहीं। केवल शब्द अकेले जहां पे आ रहा है, केवल, किंतु, परंतु, ये गलत है। ये सारी की सारी चीजें नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये नेगेटिव साउंड कर रहा है। और कभी भी आपको अपना आंसर बच्चे को सेंटर में रख के देना है और कभी भी उन्हें क्रिटिसाइज नहीं करना है किसी भी बेसिस पर।
तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखिए और फिर आंसर करिए। पियाजे के अनुसार सीखना क्या है? सक्रिय प्रक्रिया, निष्क्रिय प्रक्रिया, तटस्थ प्रक्रिया या केवल अनुकरण प्रक्रिया? सक्रिय प्रक्रिया है, यानी कि पियाजे के अनुसार सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। अनुकरण किस प्रकार का सीखना है? अनुकरण करना किस प्रकार के सीखने के अंतर्गत आता है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, सांकेतिक या निरीक्षणीय? इसका आंसर हो जाएगा अनुकरण करना, यानी कि निरीक्षण करने के अंतर्गत आएगा। बच्चों में जिज्ञासा किस प्रकार की प्रवृत्ति है? बच्चों में जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति है वो किस प्रकार की है? जन्मजात है, सामाजिक है, सांकेतिक है या शारीरिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बच्चों में जो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है ना, वो मतलब स्टार्टिंग से होती है, जन्मजात होती है। जिज्ञासा सामाजिक नहीं, सांकेतिक नहीं और शारीरिक नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शिक्षक को बच्चों की गलतियों पर कैसी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए? तो शिक्षक को कैसे देनी चाहिए? सुधार हेतु मार्गदर्शक का ही हमेशा उनको ऐसी ही शिक्षक को बच्चों की गलतियों पर कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? तो सुधार हेतु मार्गदर्शन देना चाहिए हमेशा, दंड नहीं देना चाहिए उनको, कठोर व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बालक में व्यक्तिगत निर्माण में किसका महत्व अधिक है? घर, विद्यालय, समाज? ये सभी की सभी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं एक बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट में। घर, विद्यालय, समाज, इससे बहुत फर्क पड़ता है कि बच्चा किस सराउंडिंग में रहता है, बच्चा कैसे विद्यालय में जा रहा है, बच्चा कैसे समाज के अंदर पल रहा है। ये सारी की सारी चीजें उसके व्यक्तित्व को निखारने में बहुत मदद करती है, इसलिए ये सारे आंसर सही होंगे। अगला है कि सीखने का सिद्धांत किसका है? सीखने का सिद्धांत किसका हो सकता है? स्कीनर, पॉलो, थांडाइक या कोहलवर्ग? ये है थांडाइक महोदय का सिद्धांत। क्लियर, ये आप याद रखिएगा। वहीं यहाँ पे क्या कहते हैं कि LAD, यानी कि क्या है? LAD का सिद्धांत किसका हो सकता है? क्या ये स्कीनर का है या चॉम्स्की का है या पॉलो का है? तो ये है चॉम्स्की का सिद्धांत। क्लियर है? और ये सिद्धांत भी बहुत ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे की सबसे पहली सामाजिक इकाई कौन सी होती है? तो बच्चे की पहली सामाजिक इकाई तो उसका परिवार ही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्या कहता है कि भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ क्या है? भावनाओं का उचित नियंत्रण, भावनाएं न होना, क्रोध को दबाना या हंसना रोना। भावनात्मक परिपक्वता का अर्थ है कि भावनाओं का उचित नियंत्रण करना, और इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। तो इसी के साथ आज हमने इस क्लास में 30 क्वेश्चन, CDP के 30 क्वेश्चन जो आपके पेपर 1 अगर आप दे रहे हो तो भी और पेपर 2 दे रहे हो तो भी आपसे पूछा जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 30 आउट ऑफ कितने नंबर बने हैं। और ऐसे ही हम CDP के क्वेश्चंस को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे और SST के क्वेश्चंस को भी करेंगे, जिससे कि एग्जाम तक आपकी बहुत अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी और अब आप अपने एग्जाम में अपना बहुत अच्छा नंबर स्कोर करोगे। तो मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए गाइज थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद।